नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स ऑफ VLC में। आज हम बात करने वाले हैं प्री BSTC एग्ज़ाम 2026 से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम 50 प्रश्नों को देखेंगे जो पिछले वर्षों के अंदर पूछे गए सवाल है। तो इन प्रश्नों को अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो लीजिए, एक मोटिवेशन कोड के साथ में क्लास की अपन शुरुआत करते हैं। तो मोटिवेशन कोड आपके सामने ये रहा। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तू बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। जीवन जय या कि मरण होगा। बिल्कुल विद्यार्थियों, हमें इस एग्ज़ाम में निश्चित रूप से सिलेक्शन लेना है और उस सिलेक्शन के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो लीजिए, इन 50 प्रश्नों के साथ में हम हमारी मेहनत की शुरुआत करते हैं। तो लीजिए, प्रश्न नंबर 1। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लिखा गया है, कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था। कुंभलगढ़ दुर्ग का जो मुख्य शिल्पी है वो कौन था, नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए है नापा, ऑप्शन बी है पूंजा, सी है मंडन और डी है जेता। सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। फटाफट से कमेंट कीजिए। कुंभलगढ़ दुर्ग। अपन यदि बात करें इस कुंभलगढ़ दुर्ग की, तो कुंभलगढ़ दुर्ग जो है राजसमंद जिले में आता है। कहाँ, कौन से जिले में पड़ता है ये, राजसमंद जिले के अंदर पड़ता है कुंभलगढ़ दुर्ग, राजसमंद जिले में। ठीक है, आगे यदि इसके बारे में अपन बात करें कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों तरफ दीवार है, जिसकी कुल लंबाई जो है, कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार की कुल लंबाई जो है वो है 36 किलोमीटर है। दीवार की लंबाई कितने किलोमीटर है, 36 किलोमीटर। इसके चारों तरफ एक परकोटा है 36 किलोमीटर, जो भारत की सबसे बड़ी दीवार है। राजस्थान की नहीं, भारत की सबसे बड़ी दीवार है ये। भारत की सबसे बड़ी दीवार है जिसकी लंबाई है 36 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी दीवार है ये, सबसे लंबी दीवार है। इसलिए इस दीवार को जो है किस नाम से जाना जाता है, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से इसको क्या कहते हैं, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, भारत की महान दीवार, इसी को कहते हैं। कि इसको कुंभलगढ़ के दुर्ग के चारों तरफ जो परकोटा है उसको ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंडन आपके इसका आंसर हो जाएगा। ये जो मंडन है वो कहाँ का रहने वाला था, तो ये मंडन जो है गुजरात का निवासी था। कहाँ का निवासी था ये भाई, मंडन गुजरात का निवासी था। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे यदि हम बात करें, मंडन जो है महाराणा कुंभा के समकालीन था, या महाराणा कुंभा का जो है प्रमुख शिल्पी था। ये महाराणा कुंभा का प्रमुख शिल्पी था ये, जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग प्रमुख शिल्पी था। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन हो जाएगा अपने, मंडन। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है। जिसने सी बताया है उसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस शासक को हसमत वाला राजा कहा गया है। हसमत वाला राजा किसे कहा गया है। ऑप्शन ए है राव जोधा, बी है राव मालदेव, ऑप्शन सी है राव चंद्रसेन और ऑप्शन डी है राजा मानसिंह। फटाफट से इसका आंसर आप दीजिए, इसका क्या आंसर होगा। हसमत वाला राजा जो है किसे कहा गया, हसमत वाला राजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राव मालदेव। ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। ये जोधपुर के राजा थे, जोधपुर का शासक था मालदेव, इसी को हसमत वाला राजा कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है इसे हसमत वाला राजा की जो उपाधि है, ये फारसी इतिहासकारों ने इसे दी। किसने दी, ये उपाधि जो है फारसी इतिहासकारों ने दी। ध्यान रखना आपको, फारसी इतिहासकारों ने दी।
फारसी इतिहासकारों ने दी। ये उपाधि किसने दी भाई? कि फारसी इतिहासकारों ने ये उपाधि दी। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे इसके बारे में और बात करें, ये जो राव मालदेव है, ये राव मालदेव वही है जिन्होंने गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा था। गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध इन्होंने ही लड़ा। कब लड़ा? तो गिरी सुमेल का युद्ध जो है एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका जवाब होगा जनवरी 1544 में ये युद्ध हुआ था। किसके मध्य हुआ? तो ये हुआ था राव मालदेव वर्सेज, इनके सामने थे शेरशाह सूरी। तो इसमें राव मालदेव पराजित हुए, शेरशाह सूरी जीते। और जब जीत हुई तो शेरशाह सूरी ने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो वो युद्ध कौन सा था? तो ये गिरी सुमेल का युद्ध था, जिसको जीतने में शेरशाह सूरी के छक्के छुड़ा दिए थे राव मालदेव ने। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हसमत वाला राजा, ऑप्शन बी, राव मालदेव। अगला प्रश्न, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल, ऑप्शन ए है मुणोत नैणसी, ऑप्शन बी है सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन सी है कन्हैयालाल सेठिया, ऑप्शन डी है चंद्रवरदाई। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ये राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का अबुल फजल जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुणोत नैणसी को कहा जाता है। और ये मुणोत नैणसी को ये जो उपाधि है, ये उपाधि मुणोत नैणसी को ये उपाधि जो है किसने दी? तो मुंशी देवी प्रसाद ने ये उपाधि दी। मुंशी देवी प्रसाद ने जो है ये उपाधि दी थी। ठीक है, राजस्थान का अबुल फजल जो है मुणोत नैणसी को कहा गया, किसने कहा ये? तो मुंशी देवी प्रसाद ने। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मुणोत नैणसी की दो महत्वपूर्ण किताबें हैं, एक तो मुणोत नैणसीरी ख्यात, मुणोत नैणसीरी ख्यात, और एक है मारवाड़ परगनारी विगत। दूसरी जो इनकी बुक है उसका नाम है मारवाड़ परगनारी विगत। ये दोनों ग्रंथ इसी ने लिखे थे, मुणोत नैणसी ने लिखे थे। मुणोत नैणसीरी ख्यात एक, दूसरा है मारवाड़ परगनारी विगत। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। और मुणोत नैणसी को राजस्थान का प्रथम जनना, तीसरा फैक्ट लिख देते हैं, मुणोत नैणसी को अपन क्या कहते हैं? प्रथम जननाकार भी कह सकते हैं इनको। राजस्थान का प्रथम जनगणनाकार। सबसे पहले राजस्थान की यदि जनगणना का काम करने वाले कोई थे तो वो मुणोत नैणसी थे। इन्होंने अपने इन ग्रंथों के अंदर जो है राजस्थान की जनसंख्या को सुव्यवस्थित ढंग से इन्होंने काउंट करके समाहित किया था। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे यदि हम बात करें, अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था? ऑप्शन ए है जलालाबाद, बी है खैराबाद, सी है खिजराबाद और डी है मोमिनाबाद। फटाफट से कमेंट करके बताइएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, खिजराबाद, ऑप्शन सी। तो चित्तौड़ का नाम जो है क्या रखा बदलकर?
खिजराबाद रखा, थोड़ा आपको ध्यान रखना, खिरजाबाद, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये 1303 ईस्वी में इसने जब चित्तौड़ को जीता था, 1303 ईस्वी में, उस समय जो है इसने नाम बदला और खिजराबाद इसका नाम रखा। और ये नाम क्यों रखा, तो इसने अपने पुत्र खिज्र खा के नाम पर रखा था, ध्यान रखना, खिज्र खा। अब इसका पुत्र था, किसका पुत्र था, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था खिज्र खा, उसके नाम के ऊपर जो इसने नाम रख दिया चित्तौड़ का, खिरजाबाद रख दिया था। तो ये ध्यान रखना। इसी समय 1303 में चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ था, चित्तौड़ का प्रथम साका, चित्तौड़ का प्रथम साका, चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ था, ध्यान रखना। चित्तौड़ का प्रथम साका कब हुआ, 1303 में, ठीक है। आगे यदि हम बात करें इस साके के अंदर, इस प्रथम साके में जो 1303 में हुआ था, जिसमें पद्मिनी ने क्या किया था, जोर किया था, पद्मिनी ने इसमें जोर किया, आपको ध्यान रखना है। पद्मिनी ने क्या किया भाई, इस साके में जोहर किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और रावल रतन सिंह जो है केसरिया करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। रावल रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। 1303 के अंदर जो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर क्या करता है, आक्रमण करता है, जिसे चित्तौड़ का प्रथम साका कहते हैं। इस साके में पद्मिनी ने क्या किया, जोर किया, और रावल रतन सिंह जी जो वीर गति को प्राप्त हो गए, और इसने ये चित्तौड़ जीत लिया, और उसका नाम जो है अपने पुत्र जो है खिज्र खा है, उनके नाम पर इसका नाम खिरजाबाद रख दिया, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। ऑप्शन ए है 1572, बी है 1576, ऑप्शन सी है 1582 और ऑप्शन डी है 1567। फटाफट से कमेंट करके बताना आपको कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो किस वर्ष लड़ा गया, ठीक है। तो इसकी यदि हम बात करें तो ये हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया। कब लड़ा गया, 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, 18 जून 1576 को। ये जो हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच होता है, तो इसके बारे में यदि हम बात करें तो ये युद्ध जो है महाराणा प्रताप वर्सेज अकबर की सेना के विरुद्ध युद्ध होता है। अकबर की सेना के विरुद्ध युद्ध होता है, ठीक है। कुछ किताबों में ये कहा जाता है कि ये जो युद्ध है अनिर्णायक रहा है, अनिर्णायक, और अधिकांश किताबों में क्या कहा जाता है कि अकबर की इसमें विजय होती है। लेकिन सही तरीके से देखा तो ये युद्ध कैसा था, एक अनिर्णायक युद्ध रहा है, ठीक है। अकबर की सेना की तरफ से जो है राजा मानसिंह, जयपुर के राजा मानसिंह जो है नेतृत्व करते हैं, और महाराणा प्रताप की तरफ से सेना का नेतृत्व, सेनापति जो है वो हकीम खां सूरी थे, हाकिम खां सूरी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे यदि हम बात करें इस हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में मैं बात करूं तो इस हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में इसको अलग अलग इतिहासकारों ने नाम दिए, अलग अलग इतिहासकारों ने नाम दिए। तो क्या क्या नाम दिए, नंबर 1 की बात करूं मैं, अबुल फजल। सबसे पहले अबुल फजल ने इस युद्ध को, अबुल फजल ने इस युद्ध को जो है खमनोर का युद्ध कहा। इस युद्ध को कौन सा युद्ध का, खमनोर का युद्ध का, ध्यान रखना, खमनोर का युद्ध का, क्योंकि ये खमनोर में लड़ा गया, खमनोर की पहाड़ियों में लड़ा गया, इसलिए इसे खमनोर का युद्ध का अबुल फजल के द्वारा, ठीक है। आगे यदि हम बात करें दूसरा फैक्ट ये है कि बदायूनी ने इस युद्ध को
बदायूं ने इसे गोगुंदा का युद्ध का गोगुंदा का युद्ध गोगुंदा का युद्ध का, ठीक है। और यदि तीसरा फैक्ट अपन देखें इसके अंदर तो वो ये है, यहाँ लिख देते अपन तीसरा फैक्ट, वो ये है कर्नल जेम्स टोड ने कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपोली अर्थात धर्म युद्ध, मेवाड़ की थर्मोपोली का मतलब होता है धर्म युद्ध, ठीक है। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1576। ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर, एकदम करेक्ट आंसर। आगे देखिए अगला प्रश्न, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए है राणा सांगा, ऑप्शन बी है राणा कुंभा, ऑप्शन सी है राणा प्रताप और ऑप्शन डी है राज सिंह। फटाफट से इसका कमेंट करके उत्तर दीजिए, सही आंसर क्या है? विजय स्तंभ, विक्ट्री टावर का निर्माण किसने करवाया? फटाफट से आपको जवाब देना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराणा कुंभा। ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है, महाराणा कुंभा, ठीक है। तो महाराणा कुंभा ने मालवा में एक युद्ध लड़ा था जिसे अपन कहते हैं सारंगपुर युद्ध। ये जो सारंगपुर का युद्ध था वो 1437 में लड़ा और 1437 में इस युद्ध में जो है राणा कुंभा की क्या होती? विजय होती है। तो इस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा क्या करते हैं? विक्ट्री टावर बनाते हैं, विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं, ठीक है। कहाँ करवाते हैं? ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही इसका निर्माण करवाया जाता है। ये एक 9 मंजिला इमारत है। कितने मंजिला इमारत है? 9 मंजिला इमारत है, याद रखना आप, 9 मंजिला इमारत है, ठीक है। आगे यदि बात करें तो इस विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहते हैं। इस विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो विजय स्तंभ है राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह भी है। ये विजय स्तंभ एक तो राजस्थान पुलिस और एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का प्रतीक चिन्ह भी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, उनका ये क्या है? प्रतीक चिन्ह भी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रतीक चिन्ह, ठीक है। आगे यदि हम बात करें, इस दुर्ग की बात करें, इसमें 9 मंजिल थी, तो लेकिन इसकी 8वीं मंजिल पर कोई भी मूर्ति नहीं है। 8वीं मंजिल पर किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न, मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई? मत्स्य यूनियन जो है इसकी स्थापना कब हुई? फटाफट से इसका आंसर आपको देना है, मत्स्य संघ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बताना आपको फटाफट। ऑप्शन ए है 18 मार्च 1948, दूसरा है 25 मार्च 1948, तीसरा है 30 मार्च 1949, चौथा है 1 नवंबर 1956। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 18 मार्च 1948 जो इसका सही आंसर है। ये जो मत्स्य संघ है ये राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण माना जाता है। राजस्थान के एकीकरण का क्या था? ये कौन सा चरण था? प्रथम चरण था। और उस प्रथम चरण को नाम दिया गया मत्स्य संघ। इस मत्स्य संघ में यदि प्रथम चरण की बात करें तो इसमें कौन कौन सी रियासतें थी? तो इसमें रियासतें थी अलवर, भरतपुर,
अलवर, भरतपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, करौली और धौलपुर। उसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे? ए फॉर अलवर, बी फॉर भरतपुर, सी फॉर करौली और डी फॉर धौलपुर। तो ABCD से आप इसको याद रख सकते हैं। ये 4 बड़ी रियासतें जो है मिलकर इन्होंने जो है किस संघ की स्थापना की? मत्स्य संघ की स्थापना की। और इस मत्स्य संघ की उस समय जो है इन्होंने राजधानी जो है किसे बनाया? तो राजधानी जो है इन लोगों ने अलवर को बनाया। किसे बनाया? अलवर को राजधानी बनाया। ठीक है। और धौलपुर के महाराजा उदय भान सिंह जी को राज प्रमुख बनाया। राज प्रमुख, मत्स्य संघ के राज प्रमुख कौन थे? तो धौलपुर के महाराजा उदय भान सिंह जी, उदय भान सिंह जी को राज प्रमुख बनाया। ठीक है। उदय भान सिंह जी कहाँ के थे? धौलपुर के। तो धौलपुर के महाराजा उदय भान सिंह जी को जो है राज प्रमुख बनाया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री जो कौन बने? वो बने शोभाराम कुमावत। ये सारे फैक्ट आपको थोड़े ध्यान रखने, एग्जाम के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं। तो प्रधानमंत्री बनाया शोभाराम कुमावत को, शोभाराम कुमावत को जो है प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का भूल भुलैया किस महल को कहा जाता है? राजस्थान का भूल भुलैया किस महल को कहा जाता है? ऑप्शन ए है हवा महल, बी है खेतड़ी महल, सी है जग मंदिर, ऑप्शन डी है उमेद भवन। फटाफट से इसका आंसर बताइए। राजस्थान का भूल भुलैया किस महल को कहा जाता है? भूल भुलैया। ठीक है। हवा महल की बात करें तो ये राजस्थान का हवा महल जो है जयपुर जिले में स्थित है, जयपुर जिले में। ठीक है। खेतड़ी महल जो है ये झुंझुनू में है, झुंझुनू। जग मंदिर की बात करें तो ये उदयपुर की पिछोला झील में है, उदयपुर की पिछोला झील में। और उमेद भवन की बात करें तो ये जोधपुर से संबंध रखता है। आपको बताना है राजस्थान का भूल भुलैया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, खेतड़ी महल झुंझुनू। खेतड़ी महल झुंझुनू को जो है सेकावाटी का हवा महल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेकावाटी का हवा महल, सेकावाटी का हवा महल, सेकावाटी का हवा महल कहा जाता है। ध्यान रखना, सेकावाटी का हवा महल किसे कहा जाता है? खेतड़ी महल झुंझुनू को कहा जाता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस खेतड़ी महल का जो निर्माण है, निर्माण की बात करें अपन तो किस राजा ने करवाया निर्माण? तो राजा भोपाल सिंह जी ने जो है खेतड़ी महल का निर्माण करवाया था। राजा भोपाल सिंह ने, याद रखना आप, राजा भोपाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। राजा भोपाल सिंह ने, प्रश्न एग्जाम में आया हुआ, खेतड़ी महल का निर्माण किसने करवाया? राजा भोपाल सिंह ने करवाया। और खेतड़ी महल में स्वामी विवेकानंद रुके थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो सवाई प्रताप सिंह जी थे, सवाई जय सिंह जी, उन्होंने जयपुर का हवा महल इसी से प्रेरित होकर बनाया था। तो ये भी ध्यान रखना। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, वो किसने जीता था? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध जो है किसने जीता था? ऑप्शन ए है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन डी है जयचंद। तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो 1191 के अंदर होता है। और ये जो युद्ध है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में होता है। मोहम्मद गौरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में ये युद्ध होता है। और इस युद्ध की यदि हम बात करें, ये 1191 ईस्वी में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं और मोहम्मद गौरी इस युद्ध में हार जाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है इसका सही आंसर है। इस युद्ध में दिल्ली के जो गवर्नर थे खांडे राव, वो इस युद्ध में क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं। लेकिन
आगे यदि बात करें तो तराइन का जो दूसरा युद्ध है वो अगले ही साल होता है, उसमें मोहम्मद गोरी की क्या होती है, विजय होती है। और ये तराइन जो है करनाल एक जगह पड़ती है हरियाणा के अंदर, वहाँ स्थित है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना। अगला सवाल, वागड़ के गांधी के रूप में, वागड़ के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, वागड़ के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए है माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन बी है भोगीलाल पंड्या, ऑप्शन सी गोकुल भाई भट्ट, ऑप्शन डी जमनालाल बजाज। फटाफट से इसका आंसर दीजिए आप। वागड़ के गांधी किसे कहते हैं बताइए फटाफट। वागड़ के गांधी जिन्होंने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी, ध्यान रखना आप इसको, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना। अब तो आप बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। जिन्होंने किसकी स्थापना की थी, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की, तो उसका अब सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी भोगीलाल पंड्या। भोगीलाल पंड्या को जो है वागड़ के गांधी के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे यदि हम बात करें, इन्होंने आदिवासियों के उत्थान के लिए बहुत सारा काम किया है भोगीलाल पंड्या ने। और एक सवाल एग्जाम में पूछा गया, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो है डूंगरपुर के अंदर सीमलवाड़ा डूंगरपुर में जो इनका जन्म हुआ था। सीमलवाड़ा डूंगरपुर में जो है भोगीलाल पंड्या का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, आगे यदि हम बात करें, भोगीलाल पंड्या ने एक संघ बनाया था हरिजन सेवा संघ, तो ये भी ध्यान रखना। हरिजन सेवा संघ की इन्होंने स्थापना की थी, हरिजन सेवा संघ, हरिजन सेवा संघ की इन्होंने क्या की थी भाई, स्थापना की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न, बनी ठनी चित्रकला किस शैली से संबंधित है। बनी ठनी चित्रकला किस शैली से संबंधित है। आपके सामने ऑप्शन ए है मेवाड़, ऑप्शन बी है किशनगढ़, ऑप्शन सी है बूंदी और ऑप्शन डी है मारवाड़। फटाफट से इसका जवाब दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बनी ठनी चित्रकला आपको बतानी है, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी होगा किशनगढ़। किशनगढ़ जो शैली है वो उस शैली का जो प्रमुख चित्र यदि कहे तो बनी ठनी चित्र था। इस बनी ठनी को भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। इस बनी ठनी चित्र को भारत की क्या कहा जाता है, भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। ध्यान रखना, भारत की मोनालिसा, भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। ये बनी ठनी जो है, ये बनी ठनी जो है, इस बनी ठनी का चित्र जो है मोर ध्वज निहाल चंद ने बनाया था। मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा, मोर ध्वज निहाल चंद ने इस चित्र को बनाया था। तो इस चित्र को बनाने वाले चित्रकार कौन थे, तो वो थे मोर ध्वज निहाल चंद। मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा बनाया गया था। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और उस समय किशनगढ़ के राजा कौन थे, तो किशनगढ़ के राजा थे राजा सावंत सिंह। सावंत सिंह जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, और इन्होंने जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति शुरू कर दी तो उन्होंने अपने आप को नागरीदास नाम से संबोधित किया, नागरीदास। ठीक है, तो सावंत सिंह अर्थात नागरीदास की जो प्रेमिका थी, उसी का जो चित्र है बनी ठनी के रूप में बनाया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस चित्र को सबसे विश्व स्तर पर यदि उपलब्धि किसी ने दिलवाई है तो वो है एरिक डिक्सन। एरिक डिक्सन के प्रयासों से विश्व प्रसिद्ध हुई। एरिक डिक्सन वही है जिन्होंने कौन से शहर की स्थापना की थी, तो ये ब्यावर की स्थापना करने वाले हैं। ब्यावर शहर की इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और बनी ठनी के ऊपर 1973 में एक डाक टिकट भी जारी हो चुका है। 1973 में बनी ठनी पर क्या जारी हो चुका है, एक डाक टिकट भी जारी हो चुका है। ये तमाम प्रकार की जो व्याख्या है अलग अलग सवालों के अंदर पूछी गई ये सवाल है, वो सवाल आपके सामने हम रख रहे हैं। आगे अगला सवाल, प्रसिद्ध लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है। प्रसिद्ध लोहागढ़ दुर्ग जो है वो किस जिले में स्थित है, वो आपको बताना। प्रसिद्ध लोहागढ़ दुर्ग, ऑप्शन ए है धौलपुर, बी है अलवर, सी है भरतपुर और डी है करौली। इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। लोहागढ़ दुर्ग,
मैं इसकी बात करूं तो ये एक अजय दुर्ग रहा है जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत सके। कैसा दुर्ग रहा है? ये अजय दुर्ग रहा है जिसे कौन नहीं जीत सके अभी तक? अंग्रेज भी जो है नहीं जीत सके। अंग्रेजों ने भी इस पर विजय नहीं प्राप्त की। ठीक है, अंग्रेज भी नहीं जीत सके, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका निर्माण जो है सूरजमल जाट ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया? तो ये आपको याद रखना है 1733 ईस्वी में, 1733 ईस्वी में सूरजमल जाट ने करवाया था। सूरजमल जाट ने इसका निर्माण करवाया था। आपको ध्यान रखना 1733 में। तो वो लोहागढ़ दुर्ग जो है सूरजमल जाट भरतपुर के राजा जाट राजा थे। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान का राज्य लोक नाट्य कौन सा है? राजस्थान का राज्य लोक नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए है कालबेलिया, ऑप्शन बी है घूमर, ऑप्शन सी है तेरह ताली, ऑप्शन डी है अग्नि। इसका आपको सही आंसर देना है। तो इसका राज्य का लोक नृत्य, तो राज्य का लोक नृत्य इसका सही आंसर ऑप्शन बी घूमर। घूमर को राजस्थान का लोक नृत्य कहा जाता है। इन नृत्यों का सिरमौर है, नृत्यों का सिरमौर भी इसे कहा जाता है, नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों का सिरमौर इसे कहा जाता है। सभी नृत्यों की आत्मा जो है, नृत्यों की आत्मा भी इसी को कहा जाता है, घूमर को ही कहा जाता है। ये ध्यान रखना, ये केवल महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। केवल महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है, केवल महिलाओं द्वारा जो है ये नृत्य किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अंदर जो है 8 चरण होते हैं। इस नृत्य में कितने चरण होते हैं? 8 चरण होते हैं। और इन चरणों को सवई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सवई कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये रजवाड़ी लोक नृत्य की श्रेणी में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घूमर। ठीक है, अगला सवाल, तेरे ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तेरे ताली नृत्य जो है वो किस लोक देवता को समर्पित? ऑप्शन ए पाबू जी, बी गोगा जी, सी रामदेव जी और डी है तेजा जी। फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। तेरे ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तेरे ताली नृत्य। तो यदि तेरे ताली नृत्य की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रामदेव जी। ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है। ये जो तेरे ताली नृत्य है कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य तेरे ताली नृत्य है, जो स्पेशली रामदेव जी को समर्पित है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें शरीर पर 13 मंजीरे बांधे जाते हैं। कितने मंजीरे? 13 मंजीरे, है ना। शरीर पर 13 मंजीरे बांध कर जो है ये नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना वो मांगी बाई थी। प्रसिद्ध नृत्यांगना, तो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन थी? मांगी बाई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये नृत्य बैठकर किया जाता है, आपको ये तो पता ही होगा। और स्पेशली बात करें ये रामदेव जी को समर्पित है, तो ये रामदेवरा मेले का एक आकर्षण है। रामदेवरा मेले का आकर्षण है, ये ध्यान रखना। रामदेवरा मेले का आकर्षण है, आकर्षण का मुख्य केंद्र है ये। ठीक है, रामदेवरा मेले में स्पेशली किया जाता है। अगला सवाल, ऊंटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? ऊंटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है, ये हमें बताना है। ऊंटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? ऑप्शन ए है देवनारायण जी, बी है अड़बू जी, सी है पाबू जी और डी है मैया जी। फटाफट से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
ऊंटों के देवता। तो ऊंटों के देवता की यदि बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाबूजी। पाबूजी को जो है ऊंटों का देवता कहा जाता है, पाबूजी। ऊंट के बीमार होने पर पाबूजी की फड़ बाची जाती है। ऊंट के बीमार होने पर किसकी फड़ बाची जाती है? पाबूजी की फड़ बाची जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना। और मारवाड़ में ऊंट लाने का जो श्रेय है, मारवाड़ में ऊंट लाने का जो श्रेय है, ऊंट लाने का श्रेय वो किसको दिया जाता है? वो पाबूजी को ही दिया जाता है। किसको दिया जाता है? पाबूजी को ही दिया जाता है। और इनका मुख्य मंदिर जो है, इनका मुख्य मंदिर कोलूमंड फलोदी के अंदर है। कोलूमंड फलोदी, कोलूमंड फलोदी के अंदर इनका मुख्य मंदिर है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और रायका अर्थात रेबारी जो है, उनके ये प्रमुख आराध्य देव हैं और ऊंटों की देवता पाबूजी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाबूजी। अगला प्रश्न, कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? इसका आंसर बताना। ऑप्शन ए 2005, बी 2010, सी 2012 और डी 2015। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध जो नृत्यांगना थी वो थी गुलाबो। इसकी जो प्रसिद्ध जो नृत्यांगना थी गुलाबो, ठीक है। गुलाबो का संबंध जो है किससे है? कालबेलिया नृत्य से ही है। और ये स्पेशली जो सपेरा जाति का प्रमुख नृत्य है, सपेरा जाति का नृत्य है, सपेरा जाति का नृत्य है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? एक तो डफ वाद्य यंत्र, डफ और पुंगी वाद्य यंत्र के साथ में इस नृत्य को किया जाता है। तो इस नृत्य को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2010 के अंदर जो है शामिल किया गया है, ठीक है। 2010 याद रखना आपको, 2010 में जो है यूनेस्को की सूची में से शामिल किया गया है, ठीक है। आगे यदि हम बात करें कालबेलियों के और नृत्य है, एक तो इडोनी नृत्य, एक इसका जो है पनिहारी नृत्य, और एक नृत्य जो है इनका है संकरिया नृत्य। तो कालबेलिया जाति के नृत्य याद करने के लिए आपको याद रखना है इडोनी, पनिहारी और संकरिया नृत्य, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे यदि हम बात करें, अगला जो प्रश्न है, पिछवाई आर्ट जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? फटाफट से कमेंट करके बताओ। ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है नाथद्वारा, सी है बाड़मेर और ऑप्शन डी है सांगानेर। फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? पिछवाई कला, इसका यदि हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाथद्वारा। नाथद्वारा में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, श्रीनाथ जी के मंदिर के पीछे कपड़े के ऊपर जो चित्रांकन किया जाता है, उसी चित्रांकन को अपन क्या कहते हैं? पिछवाई कला कहते हैं। क्या कहते हैं? पिछवाई कला कहते हैं। याद रखना आप। श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे कपड़े पर जो चित्रांकन किया जाता है, श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है, मूर्ति के पीछे कपड़े पर चित्रांकन, जिसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है चित्रों के माध्यम से, तो वही है पिछवाई कला। तो नाथद्वारा राजसमंद की फेमस है। नाथद्वारा किस जिले में पड़ता है? तो ये राजसमंद जिले में पड़ता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन, श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, ठीक है। यदि अपन आगे इसके बारे में बात करें तो ये जो श्रीनाथ जी का मंदिर जो है वो कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखें। ये वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है? वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है वो नाथद्वारा
राज संबंध में ही है। ठीक है, अगला प्रश्न, थेवा कला का संबंध किस जिले से? थेवा कला का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन ए बीकानेर, बी है बाड़मेर, सी है प्रतापगढ़ और ऑप्शन डी है चित्तौड़गढ़। फटाफट से कमेंट करके बताइए थेवा कला का संबंध किस जिले से है? थेवा कला क्या होती है? तो थेवा कला के बारे में बात करें, जो कांच होता है, कांच पर सोने का जो सूक्ष्म चित्रांकन है, सोने का सूक्ष्म चित्रांकन उसी को अपन जो है थेवा कला कहते हैं। ध्यान रखना, कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन किस नाम से जाना जाता है? थेवा कला के नाम से जाना जाता है। और इस कला के अंदर जो हरे रंग का बेल्जियम कांच जो है, हरे रंग का बेल्जियम कांच प्रयोग में लिया जाता है। बेल्जियम कांच, हरे रंग का जो बेल्जियम कांच होता है वो प्रयोग में लिया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, और प्रतापगढ़ का जो राज सोनी परिवार है वो इसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतापगढ़ का राज सोनी परिवार इस कला में सिद्धहस्त है, निपुण है। ठीक है, और स्पेशली बात करें तो नाथूजी सोनी जो है इस कला के प्रसिद्ध कलाकार है, नाथूजी सोनी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल, लोक देवी जीर्ण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? लोक देवी जीर्ण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आपको बताना, ऑप्शन ए है देशनोक, बी है रेवासा, ऑप्शन सी है ओसिया और ऑप्शन डी है तन्नौट। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करके बताइए क्या होगा। जीर्ण माता सीकर के जो चौहान हैं, स्पेशली रेवासा गांव सीकर के चौहानों की कुल देवी है। वहाँ के चौहानों की क्या है? सीकर के चौहानों की कुल देवी है, कुल देवी, सीकर के चौहानों की कुल देवी है। तो जीर्ण माता का मंदिर कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन बी रेवासा सीकर। ठीक है, रेवासा सीकर। इनका जो लोकगीत है राजस्थानी साहित्य में सबसे लंबा गीत है। इनका जो लोकगीत है वो राजस्थानी साहित्य का सबसे लंबा लोकगीत है, सबसे लंबा लोकगीत है। राजस्थानी साहित्य का सबसे लंबा लोकगीत जो है वो इन्हीं का है। आपसे पूछा जाता प्रश्न कौन सी लोक देवी का जो गीत है वो सबसे लंबा है, तो जीर्ण माता। ध्यान रखना आप, इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे यदि बात करें, इन्हें मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं। जीर्ण माता को जो है कौन सी देवी कहते हैं? तो इन्हें मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं, मधुमक्खियों की देवी। जीर्ण माता को मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस जीर्ण माता मंदिर का निर्माण जो रेवासा गांव में राजा हट्टड़ ने करवाया था, याद रखना। मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा हट्टड़ ने मंदिर का निर्माण करवाया था। राजा हट्टड़ ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जीर्ण माता का मंदिर जो रेवासा के अंदर स्थित है। ठीक है, और दोनों नवरात्रों में यहाँ पर मेला लगता है, चैत्र और नवरात्रि में। तो जीर्ण माता का मंदिर कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन बी रेवासा। अगला सवाल, ब्लू पोट्री का जादूगर किसे कहा जाता है? ब्लू पोट्री का जादूगर किसे कहा जाता है? ब्लू पोट्री का जादूगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कृपाल सिंह शेखावत, बी कुदरत सिंह, सी देवलाल साहू, डी अर्जुन लाल सेठी। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करके बताना आपको। ब्लू पोट्री, ये जो ब्लू पोट्री कला है ये मूल रूप से जो है पर्शिया ईरान की है। मूल रूप से कहाँ की है? पर्शिया ईरान की जो कला है ये ब्लू पोट्री पर्शिया ईरान की कला है, ध्यान रखना। राम सिंह द्वितीय के काल में जयपुर में ये सबसे ज़्यादा फली फूली। राम सिंह द्वितीय के काल में
ये जयपुर में सबसे ज़्यादा फली फूली ब्लू पोल्ट्री, और ब्लू पोल्ट्री जो है स्पेशली कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके जादूगर की बात करें तो वो कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है। ब्लू पोल्ट्री का जादूगर कृपाल सिंह शेखावत। इन्होंने इसमें 25 नए रंगों का प्रयोग किया। कितने नए रंग? 25 नए रंगों का प्रयोग किया है कृपाल सिंह शेखावत ने, इसलिए इन्हें ब्लू पोल्ट्री का जादूगर कहा जाता है। क्यों? इस कार्य के लिए इनको 1974 में जो है पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया। 1974 में कौन सा पुरस्कार दिया इन्हें? पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया, ठीक है। किसे? कृपाल सिंह शेखावत को, ठीक है। और ये स्पेशली जो है किस जिले की प्रसिद्ध है? तो ब्लू पोल्ट्री जयपुर जिले की प्रसिद्ध है। ब्लू पोल्ट्री कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी? जयपुर जिले की प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी कब घोषित हुआ? राजस्थान का राज्य वृक्ष जो खेजड़ी है वो कब घोषित हुआ? ऑप्शन ए है 1981, बी 1983, ऑप्शन सी 1985 और ऑप्शन डी है 1971। इसका सही आंसर आपको बताना है। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या? खेजड़ी। अपन खेजड़ी के बारे में यदि बात करें तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम वो है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया, सिनेरेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। किसका? खेजड़ी का। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये राजस्थान का कल्प वृक्ष है। राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी को ही कहा जाता है। राजस्थान का कल्प वृक्ष, राजस्थान का कल्प वृक्ष किसको कहते हैं अपन? खेजड़ी को कहते हैं। इसे रेगिस्तान का गौरव भी कहते हैं, ध्यान रखना। खेजड़ी को रेगिस्तान का गौरव, रेगिस्तान का गौरव भी कहते हैं खेजड़ी को। प्रश्न आए हुए हैं ये, तो याद रखना है आपको। रेगिस्तान का गौरव भी खेजड़ी को कहते हैं। दशहरे के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है। दशहरे पर खेजड़ी वृक्ष की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। दशहरे पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। खेजड़ी की जो पत्तियां है, पत्तियों को लूंग कहते हैं। पत्तियों को किस नाम से जाना जाता है? तो पत्तियों को अपन लूंग कहते हैं। और इसके जो फल होते हैं, फल उसको अपन सांगरी कहते हैं। फल को क्या कहते हैं? खेजड़ी के जो फल होते हैं उसको सांगरी कहते हैं। राजस्थान के अंदर बड़े ही चाव के साथ में सांगरी की सब्जी खाई जाती है। सांगरी और सोगरा, खतरनाक आनंद आ जाता है इसको जब खाते हैं तब, ठीक है। और अमृता देवी विष्णु ने इसकी रक्षा हेतु जो है बलिदान दिया था खेजड़ी। तो इसका सही आंसर बताना, राज्य वृक्ष कब घोषित किया खेजड़ी को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1983। 1983 के अंदर इसे राज्य वृक्ष घोषित किया। यदि चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी करें और सवालों के जवाब भी देते रहे। अगला सवाल है, 56 का मैदान किन जिलों के मध्य स्थित है? 56 का मैदान, 56 का मैदान ऑप्शन ए है बांसवाड़ा प्रतापगढ़, कोटा बूंदी बी ऑप्शन में, ऑप्शन सी है डूंगरपुर बांसवाड़ा और ऑप्शन डी है अलवर भरतपुर। फटाफट से इसका आंसर बताना है। 56 का मैदान स्पेशली मैं आपको बताऊं तो ये माई बेसिन में बसा हुआ है। माई बेसिन के अंदर आता है। और माई बेसिन की यदि अपन बात करें तो स्पेशली जो है 2 जिले, ऐसे 3 जिले याद रखे जाते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। लेकिन यहाँ यदि हम बात करें तो 2 जिले आपके स्पेशली डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर जो है ये 56 का मैदान देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है। यहाँ 56 गाँवों का जो समूह या नदी नालों का समूह है उसी को अपन 56 का मैदान कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। इस मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल लोमी मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। थोड़ा ये भी आपको ध्यान रखना है इस 56 के मैदान में, ठीक है। ये दक्षिणी राजस्थान का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर है डूंगरपुर बांसवाड़ा। अगला सवाल, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है बनास, ऑप्शन बी है चंबल, ऑप्शन सी है लोनी और ऑप्शन डी है माई। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है चंबल। इसे राजस्थान की 12 मासी नदी भी कहते हैं।
ये राजस्थान की कैसी नदी है? राजस्थान की बारहमासी नदी है, जो साल भर बहती है, बारहमासी नदी। राजस्थान की ये बारहमासी नदी है, ध्यान रखना। इस नदी का उपनाम इसे चरमणवती नदी और इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु गायों के अंदर एक नस्ल है राठी, उसको भी कहा जाता है, थोड़ा ध्यान रखना। और नदियों में देखे तो चंबल नदी को कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान की कामधेनु। ये मध्य प्रदेश के जनापाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। उद्गम कहाँ से होता है? तो उद्गम होता है मध्य प्रदेश के अंदर जनापाव की जो पहाड़ियाँ है, जनापाव पहाड़ियाँ एमपी, वहाँ से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान और एमपी की सीमा बनाते हुए ये नदी जो है बहती है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन ए 550, ऑप्शन बी 692 किलोमीटर, ऑप्शन सी 800 किलोमीटर, ऑप्शन डी 1070 किलोमीटर। इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अरावली पर्वतमाला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 692 किलोमीटर। कुल लंबाई का पूछा है, कुल लंबाई इसकी 692 किलोमीटर है, लेकिन आपको इसमें पूछ लेता राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी, तो इसका तो फिर सही आंसर हो जाता 550। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई यही है। राजस्थान में कुल लंबाई, राजस्थान में कुल लंबाई अरावली की कितनी है? राजस्थान में ये 550 किलोमीटर में फैली हुई है। तो यदि अपन देखें तो लगभग ये कितने प्रतिशत है? तो लगभग ये 80% अरावली जो है राजस्थान के अंदर फैली हुई है और 20% राजस्थान से बाहर। कुल पूछे तो 692 किलोमीटर और राजस्थान का ही पूछता तो फिर 550 किलोमीटर होता। क्लियर? तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला, ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला, ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, वो कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। ठीक है, विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला, वलित फोल्डेड जिसे कहते हैं, फोल्डेड ऐसे ऐसे, ये फोल्डेड है। ठीक है, आगे यदि हम बात करें, और इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है गुरु शिखर, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई 1722 मीटर है। और ये अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों के अंदर बांटती है। कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में। तो राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली कौन सी पर्वतमाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली पर्वतमाला। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? फटाफट से इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए है झालावाड़, ऑप्शन बी है माउंट आबू, ऑप्शन सी है सिरोही, ऑप्शन डी है बांसवाड़ा। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी माउंट आबू सिरोही। माउंट आबू सिरोही के अंदर जो है लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी? 150 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है माउंट आबू के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए इसे राजस्थान का बरखोयांस्क भी कहते हैं। राजस्थान का बरखोयांस्क, इसे जो है राजस्थान का क्या कहते हैं? बरखोयांस्क भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछे तो आपको आंसर में लिखना है झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछे तो झालावाड़। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान पूछे तो माउंट आबू सिरोही, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो वर्षा है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है और ये राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन भी है। ये राजस्थान का एकमात्र क्या है? हिल स्टेशन भी है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पहाड़ी स्टेशन, हिल स्टेशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आज की क्लास के अंदर बस इतना ही। इन सवालों के अंदर हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर चीज़ को समझा है। यदि आपको चीज़ें अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना न भूलें।
अगले 25 प्रश्न जो है हम अगले वीडियो के अंदर जल्दी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, गुड नाइट।